नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों, वर्ग 3 चयन परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज विज्ञान साइंस का चैप्टर करने वाले हैं। विज्ञान के पहले चैप्टर के हम एमसीक्यूज करेंगे आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपके जो चैप्टर सिलेबस है 11th और 12th क्लास का यहाँ पे दिया गया है, यानी 11वीं और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है जैविक वर्गीकरण का, जिसमें पादप जगत वर्गीकरण और जंतु जगत वर्गीकरण का चैप्टर है। और इस चैप्टर सभी को पता है कि जो साइंस का हमारा जो दिया गया है, साइंस में सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाने हैं। विज्ञान में 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और लगभग टॉपिक की बात करता हूँ तो टॉपिक में भी आपके 2 यूनिट में आपके दिया गया है, रसायन भी दिया गया है। तो लगभग हर टॉपिक से 1-2 प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो बनता है। तो चलिए इस टॉपिक से हम अपना 1 नंबर कन्फर्म करते हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने साइंस लिया था सब्जेक्ट, उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्ट और कॉमर्स वाले हैं, वो वर्ग 3 का डीएड के होंगे, उनके कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जायसवाल सर वो सबको आपको इजली करेंगे। वो सब कुछ आप बिल्कुल साइंस के स्टूडेंट ही लगने लगेंगे। साइंस के क्वेश्चन ए टू जेड बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते, देर न करते ये सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी को पढ़ना है और कमेंट भी करना है। प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है एंगलर, एरिस्टो, लेनियस या थियोफ्रेस्टस की बात करेंगे। तो वर्गिकी के पितामह की अगर बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा और कई बार ये पूछा भी जाता है अक्सर। तो हम लीनियस की बात करते हैं। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही जाएगा, लीनियस इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, थ्रियोसाइट, इचेंसन या एंगलर की बात करेंगे। तो द्विनाम पद्धति की अगर बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, कहीं ना कहीं इनका भी नाम जो है लीनियस से जुड़ा हुआ है। कैरोलस लीनियस की बात करेंगे द्विनाम पद्धति के, तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सभी लोग ये जानना जरूरी है किन्होंने किया था। तो इनका जो है प्राकृतिक सिस्टम बेंथम और हुकर नामक वनस्पति जो शास्त्री इन्होंने किया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये ब्रिटिश जो आपके बेंथम कहलाते हैं, ये ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री कहलाते हैं। तो ब्रिटिश इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी की बात करते हैं तो बेंथम हुकर दोनों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। कई सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश इज़ द राइट आंसर माना गया है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश इज़ द राइट आंसर माना गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश वाला सही कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है। जो पुष्पी पादप होते हैं आपने देखा होगा 11th-12th की जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी के, उसमें आपने पढ़ा भी होगा। पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फिनरोगैम्स, बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। देखिए पुष्पी पादप जो होते हैं इनको पुष्प वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार के जो पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्पी पादपों क्या है, पुष्प वाले पौधे के रूप में जाना जाता है। और ये पौधे लैंगिक प्रजनन करते हैं। किस प्रकार के लैंगिक प्रजनन करते हैं और इनके मुख्य अंग क्या होता है? इनके मुख्य अंग होते हैं फूल होता है,
क्या होता है इनका मुख्य अंग? फूल होता है, फल, बीज होता है, तीनों होते हैं। ठीक है, तो अगर पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, अभी समझ के जाना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। हमारी कोशिश है आप लोग बेहतर तरीके से समझ के जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग समझेंगे एग्जाम में उतना ही बेटर होने वाला आप सभी के लिए। तो फेनरोगैम्स इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। और किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र आप लोग फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है, ये आपकी फैमिली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। अब देख, अपुष्पी अगर शब्द आता है तब आप क्या करेंगे? पुष्पी वाला तो आपने जान लिया, अगर यही चीज़ अपुष्पी दिया जाए तो अपुष्पी में आपका जाएगा फिर क्रिप्टोगैम्स आ जाएगा। क्रिप्टोगैम्स किन्हें कहते हैं? अगर ये जानना हो साइंस वाले तो समझ लेंगे, लेकिन जो भैया आर्ट वाले हैं वो आपके कॉमर्स वाले हैं भैया, उनको भी समझाना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो भी वर्ग 3 में शिक्षक बनने आए हुए हैं, अध्यापक अध्यापिका बनने आए हुए हैं। जायसवाल हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, आपके माता पिता को अभिनंदन करते हैं। देखिए, क्रिप्टोगैम्स की बात करते हैं, उन पौधे को कहा जाता है जो फूल और बीज नहीं पैदा करते। किनको कहते हैं? अपुष्पी पौधे उस कैटेगरी पर आते हैं जिससे क्रिप्टोगैम्स हो गया है। इन पौधों में क्या होता है? फूल। पौधों में क्या होता है? फूल और बीज। इनमें क्या होते हैं? फूल और बीज पैदा नहीं होता है। इन पौधों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बीजाणुओं के द्वारा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, आएगा नहीं लेकिन फिर भी जान लीजिए। एक होता है थैलोफाइटा, जिससे सवाल और कवक हो गए। ब्रायोफाइटा में मांस और लीवरवर्ट होता है। टेरिटोफाइटा में फर्न और समूह आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अपुष्पी पादपों में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में आता है। अगर पूछे जाए क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या आता है, तो थैलोफाइटा शैवाल कवक, ब्रायोफाइटा मांस और लिवर्ट, और टेरिडोफाइटा फर्न के जो समूह होते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझ के जाइएगा, ताकि एग्जाम को फतेह करके आइएगा, माता पिता के सपनों को साकार करके आइएगा। आइए साथियों, बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। वर्गीकरण की आधारी इकाई है जीनस, फैमिली, स्पेसीज या ऑर्डर? वर्गीकरण की आधारी इकाई पूछी जा रही है। देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है तो वो तो प्रजाति कहलाती है। देखिए, वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीवों को उनकी समानता और अंतरों के आधार पर समूह में व्यवस्थित किया जाता है, उनको हम वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण में जीनस होता है, परिवार, फैमिली आता है, क्रम आता है, वर्ग आता है, संघ आता है, जगत आता है। लेकिन जो अगर आधारी इकाई पूछा जाए तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा अपने दिमाग में प्रेशर डालना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा, कहते हैं ना, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। और जब आप लॉजिक लगा लेंगे, वादा करता हूँ ये लॉजिक पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से आपको काम आने वाली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। फैमिली, स्पेसिस यहाँ पे माना गया है, लेकिन राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। प्रजाति होते हैं, उसे वर्गीकरण की मूल इकाई आपकी क्या होती है? प्रजाति ही होती है। ठीक है, क्या होगा? प्रजाति होती, क्योंकि जीनस जो होता है, जीनस एक उच्चतर वर्गीकरण, अगर मान लीजिए जीनस दिया गया है तो जीनस एक उच्चतर वर्गीकरण इकाई होता है जिसमें समान प्रजातियां शामिल होती हैं। फैमिली की बात करता हूँ, फैमिली में समान जीनस शामिल होते हैं। ठीक है, और आर्डर में जो होता है, आर्डर में समान फैमिली शामिल होते हैं। इसमें भी यहाँ पे प्रजाति जो दिया गया है, स्पीसीज इज द राइट आंसर। प्रजाति भी अगर आता है, प्रश्न मान लीजिए कोई प्रजाति शब्द आता है तो फिर आपका राइट आंसर प्रजाति, स्पीसीज। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझना है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, तो कन्फ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाना है, कन्फ्यूजन को बिल्कुल घर देना ही नहीं है, उसको जगह देना ही नहीं है दिमाग में। अगला प्रश्न देखिएगा। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रूप या जड़ विहीन पौधों में होते हैं? सभी लोग बताइएगा। हाइड्रोफाइट्स, पहली बात तो जान लीजिए, हाइड्रोफाइट्स उन्हें कहते हैं जलीय पौधों में, जिसे माइक्रोफाइट्स कहा जाता है।
ये ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, या कह सकते हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अब आप जलमग्न मैंने शब्द दे दिया तो आप लोग समझ गए होंगे ये किस में आता है। कहीं ना कहीं जलीय आवासों में अपन में सक्षम बनाता है, तो जलीय पौधे हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैं हाईलाइट भी देता हूँ आपको, ठीक है, करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि भैया क्या चीज़ें आ रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या गण तथा कुल। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। और उसी को हम कहते हैं, क्या कहता है, वंश और जाति बोली जाती है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय होता है वंश और जाति, यानी पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना है कि पौधे की वंश क्या है और उसकी जाति क्या है। तो द्विनाम पद्धति की बात करेंगे। और द्विनाम पद्धति किसने दिया, मैंने पहले ही बता चुका है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आप लोगों ने कमेंट भी करना है। और वादा करता हूँ 100 में से 80 प्लस का स्कोर करना है तो अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की बात की जाती है। और आपके टॉपर नोट्स भी बन रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के साथ आपको टॉपर नोट्स भी मिलने वाली है। 9630689598 ये नंबर याद रखिएगा, संस्था का आपके अपने टीटी फैमिली का नंबर है। इसमें केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स बन रही, जैसे कंप्लीट हो जाएंगी आपको क्या है यहाँ पे फीडबैक दे दिया जाएगा कैसे आपको नोट्स प्राप्त होंगे। ये टॉपर नोट्स रहेंगे जो आपकी तैयारी को 20% और बढ़ा देने वाले हैं, आपकी तैयारी को 20% या 20 गुना बढ़ा देने वाले हैं। आइए साथियों, अगला प्रश्न है जो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। अब हमने बताया था जिन पौधे पे बीज नहीं बनते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है। क्या उनको आवृत्तबीजी कहेंगे, अनावृत्तबीजी, टेरिडोफाइट्स कहेंगे या ब्रायोफाइट्स कहेंगे। तो उनको बोला जाता है अनावृत्तबीजी। क्या बोला जाता है साथियों, उनको हम बोलते हैं अनावृत्तबीज पौधे, जिनमें पुष्प नहीं लगता, बीज नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि अनावृत्त बीज पौधे में जो बीज होता है अंडाशय के अंदर नहीं बनता, बल्कि नग्न रूप में पत्तियों जैसी संरचनाओं में विकसित होता है, जिन्हें शंकु कहा जाता है। तो जिन्हें पुष्प और बीज नहीं लगते उन किसका बनते हैं, शंकु। जैसे आपने पाइनस सुना होगा, साइकस सुना होगा, ये क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, अनावृत्त बीजी के। अनावृत्त बीजी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल से आपका पाइनस, दूसरा है आपका साइकस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवाणु की खोज किसने की। बहुत इजीली प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की, सभी लोग बताइएगा। देखिए, एक दिन में एग्जाम तो वर्ग 3 का नहीं होने वाला है, कई दिनों चलेगा, 15 से 20, मुझे लगता है कि 10 दिन के ऊपर ही एग्जाम चलेगा। तो एक क्वेश्चंस बदले जाएंगे, तो जीवाणु की दोनों टाइम पेपर चलेंगे। तो जीवाणु की खोज किसने की है, तो सभी लोग जानते होंगे, हम लेवेन हुक की बात करेंगे। एंटोनी और वैन लेवेन हुक, इन्होंने 1976 में इस सूक्ष्मदर्शी से पहली बार जीवाणुओं को देखा गया था और जीवाणुओं को खोज इन्होंने ही की थी। तो अगर प्रश्न आता है तो याद रखिएगा वेन हाक। और प्रकृति के रहस्य की बात करते हैं तो एंटोनी लेवेन हुक की बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता की बात करते हैं, इनको ही बोला जाता है जीवाणु की खोज। ठीक है, तो लेवेन हुक की बात आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना बेहतर होगा एग्जाम्स के लिए, तैयारी के लिए। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। सभी जीवाणु सपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जीवाणु जो होता है, अब ये समझना, जीवाणु स्वपोषी, विविध पोषी
या प्रकाश संश्लेषी, ये जीवाणु विविध पोषी किंतु स्वपोषी होते हैं। अब आप बोलेंगे अगर हमें आंसर नहीं दिया गया है, अगर हमें आंसर नहीं पता तो हमें ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन हमें अलग डिफरेंट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस वही हमें सही कर लेना है। तो जीवाणु से संबंध कौन सा कथन होगा कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो गया, इसलिए देखिएगा थर्ड ऑप्शन डिफरेंट दिया गया था। ये हम पहचानने के आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको सही या सटीक आंसर नहीं पड़ रहा तो ये ट्रिक आपको फॉलो करना है और चयन परीक्षा में अव्वल आना है। सरकारी सीट पाना है 10,000, कुछ वैकेंसी आ चुकी हैं जिनमें से कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधा क्यों माना गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये गति नहीं कर सकते, इनके कठोर कोशिका भित्ति होती है, विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही जीवाणुओं के पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अगर पूछा जाए कि पौधे में जो कोशिका भित्ति होती किसकी बनी होती है, तो पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, पौधे में यह पाई जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि जीवाणु जो होता है कोशिकाएं जटिल नहीं होती। अगर जटिल की शब्द दे दिया गया तो जटिल कोशिका नहीं होती, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये दिया गया है, लेकिन जटिल होता नहीं है। और एक कोशिका पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेल्यूलोज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। देखिए जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्र कणिका होता है। जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये जानना जरूरी। तो आप सभी लोग जानते हैं जीवाणुविक कोशिका की बात करता हूँ कि कई बार ये पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो अक्सर एग्जाम में भी आने वाला प्रश्न है ये। तो आप सभी लोगों को समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। ऐसा नहीं कि बस हो गया चलिए सुन लिया, एक कान से सुन लिया दूसरे कान से उड़ा दिया, ऐसा समय नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप पे जो आपको खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो जंतु कोशिका की अगर बात करेंगे, जीवाणुविक कोशिका की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि सूत्र कणिका यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि जीवाणुविक कोशिका में अक्सर आपने देखा होगा कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और सूत्र कणिका दोनों भी सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवाणुविक का अगर आता है तो सूत्र कणिका करना है, और जंतु कोशिका आता है तो कोशिका भित्ति। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हमने समझा दिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया है ये भी आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। क्या आपने देखा जीवाणुओं की साधारण जो आकृतियाँ होती हैं वह कैसी होती हैं? सिंपल सी बात है, जीवाणुओं को आपने देखा होगा इनकी आकृतियाँ कैसी होती हैं। क्या सर्पिल में होती हैं, कौमी में होती है, ये छड़ रूपी होती हैं। तो आपने देखा जीवाणु लंबे लंबे होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं? एक लंबे लंबे ऐसे ऐसे जीवाणु बने होते हैं, आपने देखा होगा एक ऐसे ऐसे लंबे जीवाणु बने होते हैं। तो गोलाकार, छड़ के आकार और सर्पिल आकार तीनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे अगर तीनों चीज़ें दी जाती साथ में तो छड़ रूपी करना है। अगर ऑप्शन ये कि गोलाकार, छड़ के आकार, सर्पिल आकार तीनों हो जाएं तो फिर तीनों वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। क्योंकि अगर जीवाणु गोलाकार होगा तो अंडा के रूप में होगा, अंडाकार बोलेंगे। छड़ के आकार होगा तो बेलनाकार बोला जाएगा, और सर्पिल होगा तो उसको सर्पिल आकार के बोला जाएगा। ये सर्पिल आकार को मुड़े हुए बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ऐसे हो गए, इनको क्या है सर्पिल या मुड़े हुए बोल जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों जी की तो छड़ रूपी द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे माना गया है।
अगला जो प्रश्न देखिएगा, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। ऐसे जीवाणु बताइए जो आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हो। सभी को हम 10 सेकंड समय दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, और हमारी कोशिश है 4 PM में, शाम को 4 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी। सुबह 11:30 से 11:30 के बीच हम हिंदी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, शाम को 4 बजे। और 7 से 7:30 के बीच भी क्लास आपकी डिसाइड कर दी जाएगी। दिन में 3 क्लासेज आपकी होंगी, और फिर 3 क्लासेज दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे दिन होंगी। यानी 2 दिन में सभी सब्जेक्टों की क्लासेज करेंगे। 3-3 क्लासेज पर डे आएंगी। 3 सब्जेक्ट की क्लासेज एक दिन में होगी आपकी, ठीक है। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाकुल, वाइब्रियो, दंडाणु या स्पाइरिला कहलाते हैं। सभी लोग बताइएगा। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? साइंस का बेस्ट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। जल्दी हमारी वेबसाइट भी आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट भी हम मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर ऐप लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कोर्सेज लॉन्चेज करना पड़ेगा, और टीम आएगी तो कहीं ना कहीं आपका पैसा खर्च होगा, और हम नहीं चाहते आपका पैसा खर्च हो। जब हम फ्री में आपको कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, क्यों नहीं, फ्री में आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। शिक्षा में अगर हम चीज़ें लाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा उद्देश्य, थोड़ा कहते हैं ना कि मेरा ज़मीन जो है ना, जो मेरा स्थल वो गवाह नहीं दे रहा है। इसलिए वेबसाइट लाएंगे जहाँ आपका कोई नहीं होगा। वेबसाइट में हम आपके MCQs देंगे, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगे, नोट्स, सब कुछ आपको वहाँ पे वेबसाइट के द्वारा मिलेगी, ठीक है। तो पूरी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बेहतर आपके लिए हम लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो एक गोल जीवाणु कौन सा कहलाएगा? सभी बताइएगा। एक गोल जीवाणु कहलाता है, हमने बताया ना 3 प्रकार के, गोल, सर्पिलकार और छड़ी के आकार के होते हैं जीवाणु। लेकिन अगर गोल पूछा जाता है तो गोल में कहीं ना कहीं कोकस का नाम आता है, ठीक है। गोल जीवाणु अगर पूछा जाता है तो कोकस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सर्पिल जीवाणु को क्या बोलाएगा? अब देखिए, हमने गोल के बाद अब सर्पिल अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। अब सर्पिल जीवाणु अगर पूछ लिया गया है तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी बताइएगा। देखिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये माने कि इम्पोर्टेंट, हर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो एक सर्पिल आकार का जीवाणु जो कहलाता है, कहीं ना कहीं आपका स्पाइरिलम की बात करेंगे। कौन सा हो जाएगा? स्पाइलम। कोकस हो जाएगा गोलाकार, स्पाइलम हो जाएगा सर्पिल आकार। सा से सर्पिल, सा से स्पाइरिलम की बात करेंगे, तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? अक्सर आपने देखा होगा वास्तविक जो केंद्रक होते किसमें अनुपस्थित होगा, यानी उपस्थित अनुपस्थित दोनों जानना जरूरी है। देखिए, वास्तविक जो केंद्रक होता है, वास्तविक जो केंद्रक होगा, कहीं ना कहीं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है, अनुपस्थित होता है। अब आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कैसे जानेंगे भैया? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं सरल होती हैं और उनमें केंद्रक झिल्ली जैसे जटिल कोशिकांग नहीं होता है। अब बात आती है कि ये अगर आपके ऑप्शंस कवक, लाइकेन, जीवाणु अगर ऐसे सब दिए गए हैं तो कौन सा करेंगे? तो कहीं ना कहीं जीवाणु। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। आप खुद सोचिए, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए ना, ये बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? सभी लोग बताइए।
कौन सा यहाँ पे आपके लिए हो सकता है आंसर? खुद आप सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, समय लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज A to Z तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हर एक टॉपिक से डेली हम क्वेश्चंस करेंगे, हर एक टॉपिक का डेली हम कवर करेंगे। इसके बाद आपके मॉडल पेपर और ये सारी चीज़ें भी करने वाले हैं। तो पहले सभी लोग बताइए इसका आंसर, हमें आपको जवाब चाहिए कि आप लोग क्या कमेंट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वाधिक संख्या में आपने देखा होगा, किनको देखा होगा, कौन सी होती है? कुछ लोग जीवाणु बोलेंगे, कुछ लोग कीट बोलेंगे। दो ऑप्शंस में मजेदार में फंस रही नैया कि जीवाणु होगा या कीट होगा। कहीं कहीं कवक भी दिया गया है, कवक भी होते हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जीवाणु ऑप्शन इज द राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर पूछा जाता है कि वैश्विक जैव विविधता में सर्वाधिक जाति संख्या प्रदर्शित करता है तो वो कवक हो जाएगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कवक, अगर कवक की बात करते हैं तो 5 मिलियन के आसपास इनको माना गया है, इनकी प्रजाति। ठीक है, शैवाल की प्रजातियां लगभग 30,000 के आसपास मानी गई हैं। कवक को 5 मिलियन की कैटेगरी पे रखा गया है। लाइकेन भी आपका लगभग कुछ ऐसे ही कुछ हज़ारों में है। तो यहाँ पे तो जीवाणु ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जीवाणु कीट दोनों हो सकता है। लेकिन चलिए, यहाँ पे हम अभी जीवाणु को ले रहे हैं। बाकी जैसा भी कुछ सर्वाधिक अगर बात करते हैं, कीट इसलिए सर्वाधिक माना जाता है क्योंकि आर्थ्रोपोडा के संघ का एक हिस्सा कहलाता है कीट, जो जीवों का सबसे बड़ा संघ होता है, इसलिए यहाँ पे कीट को हम सही मानेंगे। अब यहाँ पे क्लियर बात हो गई, क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ का हिस्सा कीट कहलाता है और जीवों का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा कहलाता है। कीटों की विभिन्न प्रजातियां पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं, जान लीजिए। अगर कीट नहीं आता तो फिर आपको जीवाणु के ऑप्शन पे जाना है। कवक भी एक विशाल समूह, लेकिन प्रजातियों की संख्या मामले में कीटों से कम है। कवक भी है, 5 मिलियन बताया ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा कीट के हैं। शैवाल की बात करता हूँ, शैवाल कवक की तुलना में कम प्रजाति में होता है और जीवाणु की बहुत छोटे होते हैं। जीवाणु सबसे छोटा होता है। अगर इनमें पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तब फिर आपका जीवाणु होता है। लेकिन सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे कीट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर दिया गया है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेष आशय कहलाता है। देखिए, बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सीजन युक्त होता है, दूसरा ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइएगा, कौन से इनमें से सही होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं जो वर्णी लवक बोला जाता है कि वर्णी लवक होना चाहिए, तो वर्णी लवक इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पाश्चर जो प्रसिद्धि है वह कौन सी कहलाती है? आपने अक्सर देखा होगा, पाश्चर प्रसिद्धि है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों के जर्म थ्योरी के लिए, शराब किण्वन के लिए होता है। देखिए, लुई पाश्चर एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर लुई पाश्चर से संबंधित सिद्धांत की बात करेंगे तो पाश्चीकरण के आधार पर आविष्कार इनका जाना जाता है। और ये पाश्चीकरण से जो दूध, बियर और अन्य उत्पाद होते हैं इनको खराब होने से बचाता है। तो खराब होने से बचाने का तात्पर्य क्या होगा, सभी लोग बताइए। कहीं ना कहीं जब कुछ चीज़ें खराब होने से बचाई जाती हैं तो उनको हम किस कैटेगरी पर रखते हैं, ये भी जानना सभी के लिए ज़रूरी है।
ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कहीं ना कहीं किसके लिए किया जाता है, सभी लोग बताइएगा। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए इज द राइट आंसर हो जाए। अगला जो प्रश्न है, इनमें से सबसे छोटा जीव, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा होने वाला है? तो सभी लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बिना कोशिका भित्ति वाला एक सरल बैक्टीरिया होता है। प्रश्न आगे कि बिना कोशिका भित्ति वाला बैक्टीरिया क्या है, तो फिर माइकोप्लाज्मा आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रश्न के फीडबैक के लिए बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? सभी लोग बताइएगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वह अगर बदल दे रहे हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु कहला जाएंगे। वे जीवाणु जो सीधे वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। क्योंकि ये जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, और अमोनिया में बदल करने की क्षमता रखते हैं, जो पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथियों किसमें पाई जाती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथियों का जिक्र हुआ है तो सभी लोग जानते हैं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कर्णमूल, अधोहनु और अधोजिह्वा। अगर मूल ग्रंथियों की बात करते हैं तो कुछ लेमनस पौधे तथा अन्य पौधों में, केवल लेगुमिनस पौधे में, सभी लेगुमिनस पादपों में, किंतु अन्य में नहीं है, सभी पौधों में। तो देखिए, अगर ग्रंथिका की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चना। चना एक ऐसा फल होता है, दाना होता है, चने को हम बीज के रूप में कह सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे चना हमारा किस में आ जाता है, कुछ लेगुमिनस की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेगुमिनस मूल ग्रंथियां समझ लीजिए, लेगुमिनस की बात करेंगे, किसमें पाई जाती है, कुछ लेगुमिनस पौधों में। और लेगुमिनस पौधों का एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा अगर आता है तो कहीं कहीं आपने चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, ये लेगुमिनस पौधे के एग्जाम्पल्स हैं, चना, मटर, सेम के बीज आपने देखे होंगे। इन बीजों को हम लेगुमिनस की कैटेगरी पर रखते हैं क्योंकि ये जो ग्रंथिकाएं होती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे राइजोमियम के साथ सहजीवी संबंध का इनका परिणाम देखा जाता है। ठीक है, तो चना, सेम, मटर, ये याद रखिए कि लेगुमिनस पादप अगर पूछा जाता है तो इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल से भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप लोगों से A to Z बनना चाहिए। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि? वैसे अगर अचार में अधिक नमक हो जाए तो स्वाद तो लगता नहीं, अच्छा भी नहीं रहता है कि भैया, क्योंकि नमक में अगर आप जानते होंगे कि अचार अगर में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो वह कहीं ना कहीं स्वाद के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर नमक में कमी रह गई तो कहीं ना कहीं स्वाद में अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टापन रहता है। तो अगर नमक वाले अधिक नमक डाल दिया जाता है तो जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका रीज़न है। अक्सर आप मार्केट में आपने अचार देखा होगा जो आते हैं, उसमें नमक अत्यधिक मात्रा में यही होता है, क्योंकि नमक डालने से जो अचार का जो रखने की क्षमता है, समय, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जीवाणु जीवित ही नहीं रह पाएंगे।
इसलिए उनमें जो है नमक अत्यधिक मात्रा में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उच्च नमक सांद्रता के कारण जीवाणु कोशिकाएं पानी खो देती हैं और प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आपके ये सवाल बढ़ता है कि ऑप्शंस में हमारे जो दिए गए क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शंस हमारा दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जीव द्रव्य संकुचन क्या होगा, ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य जो संकुचन हो जाते हैं और इस तरह फिर मर जाते हैं। तो नमक डालने से क्या है, जीव द्रव्य में संकुचन हो जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव यानी आप और हमारे आंत में जो पाए जाने वाला जीवाणु होता, क्या वह कर्नी बैक्टीरियम है, एसररेसिया कोलाई है, या वाइब्रियो कैलोरी है, या बैसिलस एंथ्रेसिस की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, मानव आंत में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिनमें कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है। स्वाभाविक बात है, जहाँ फायदा होगा नुकसान भी होता है भैया। कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं डबल हो जाए, तो डबल में फ़ायदा होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कंपनियां भग भी जाती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ ज़्यादा लाभ होगा वहाँ हानि भी ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन, एसररेसिया कोलाई। इसे हम शॉर्ट रूप में से ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये आंत में पाए जाते हैं, जो पाचन में मदद करते हैं। क्या किस में मदद करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। तो कौन सा होएगा, एसररेसिया कोलाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये एक संक्रामक रोग होता है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित भी करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में यह फैल सकता है। तो उत्पन्न करने वाला जीवाणु अगर पूछा जाता है तो माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस, दो अगर नाम आते हैं तो आपको दो नाम दिमाग में बैठा लेना है, अपने माइंड के मेमोरी में सेव कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा और कमेंट करना है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। अक्सर आपने देखा होगा भोजन की जो विषाक्तता होती है वह क्या आपके क्लोस्ट्रीडियम बेटिटेनी से, क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम से, या सल्मोनेला टाइफोइडस से, या बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होती है। देखिए, भोजन विषाक्तता को खाद्य विषाक्तता भी बोला जाता है, और ये हमेशा हमारे भोजन में बैक्टीरिया और वायरस के प्रवेश के कारण होता है, ठीक है। खाद्य विषाक्तता या भोजन की विषाक्तता जो होती है, या जीवाणु में दूषित भोजन अगर आप निगल लेते हैं तो ऐसी होती हैं। इसको हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, और यह आमतौर पे मनुष्य पर ही पाया जाता है, लेकिन जब भोजन में पनपने दिया जाता है तो यह जीवाणु एक विष उत्पन्न कर सकता है, और इसमें उल्टी दस्त जैसी बीमारियां होती हैं ना, वो यही कारण यह है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जो जीवाणु होता है, ठीक है ना। अब आपका जवाब होगा सर इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें भी आप लोगों का होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा, सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, या आवृतबीजियों से। देखिए, अधिकांश जो एंटीबायोटिक होते हैं वह सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, और ये सूक्ष्म जो होते हैं प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक्स का जो है उत्पादन करते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो जीवाणुरोधी दवाएं होती हैं आमतौर पर विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीव इनसे ही प्राप्त होता है,
किनसे प्राप्त होता है? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। अब जो सूक्ष्म जीव दे दिया गया, अब आपके ऑप्शन में तो सूक्ष्म जीव जैसा शब्द दिया नहीं है। अगर हमने यही चीज़ बता दिया कि हमने बता दिया सूक्ष्म जीव होगा, मान लीजिए यही प्रश्न आ गया तो आप बोलेंगे सर सूक्ष्म जीव तो दिया ही नहीं गया था। तो एंटीबायोटिक्स का जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी में प्राप्त होता है। किसमें होगा? जीवाणु इज द राइट आंसर। जीवाणु और कवकों में जो फंग लगता होता है ना, उसमें होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन इस हम करेंगे और कल और 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनका साइंस नहीं है, तो साइंस सब्जेक्ट नहीं, तो थोड़ा सा टफ होगा, तो इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा भी है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 4, 16, 8, 64। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो कितने बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने हो गए? 120 मिनट हो गया। 2 आवर्स में कितने होते हैं? 120 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितना कह रहा है? पर मिनट 20। हर 20 मिनट में विभाजित हो रहा है, इसलिए 120 में हम क्या करेंगे? 20 का भाग दे देंगे। तो 20 का भाग दे दिया आपने, कितना निकल के आ गया? 6। यानी कि 6 विभाजन होगा यहाँ पे। तो प्रत्येक विभाजन के बाद जीवाणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है, इसलिए 6 विभाजनों के बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो रही, प्रत्येक में दोगुनी, यानी 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64। तो 2 दूनी 4, यानी 2 की घाते 6 होगा। 2 की घाते 6 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। यानी जो डी ऑप्शन दिया गया वैसे ही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से कोई भी दिया जाए तो इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। और एक क्वेश्चन हम मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर कल की क्लास में हम करेंगे कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली या मकई? मक्का, भुट्टा आ रहा ना इस समय, उसी की बात करें, उसी का मकई होता है, उसी को बोला जाता है। तो कौन सा होगा? नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होगी? आपको कमेंट करके करना, फीडबैक करके बताना। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं। और आज हमने 30 क्वेश्चन किया। 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और 30 क्वेश्चनों में से आपने कितना फीडबैक किया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। डेली 4 PM में आपकी साइंस की क्लास होगी। 11:30 to 12 में हम कोशिश है हिंदी की क्लास करेंगे। शाम को 7 से 7:30 बजे क्लास आएगी, उसको भी डिसाइड हो जाएगा। 3 क्लासेज आपकी डेली आने वाली हैं। आपने TT फैमिली से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी 101% कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।